जय हिंद बच्चों। आज हम सॉइल साइंस के भौतिक गुण के अगली कड़ी में आज हम पोरोसिटी संरंध्रता सवाल सांद्रता के बारे में आज हम बात करेंगे। इसके पिछली वीडियो में हम सवाल का जो भौतिक प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, भौतिक गुण है, उसमें उस कड़ी में हम लोग आपका सॉइल डेंसिटी, सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर की चर्चा किए थे। आज हम लोग सॉइल पोरोसिटी सांद्रता की चर्चा करेंगे। तो हम पहले ये जाने कि सॉइल का जो हम अवयव पढ़े थे, सॉइल के अवयव में हम इतना पहले जाने कि सॉइल के जो कंपोनेंट्स पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे कि सॉइल के कंपोनेंट्स से जाने से पहले हम ये जानते थे कि उसमें क्या है, 50% मेरा ठोस भाग होता है और 50% मेरा खाली स्थान होता है। इसी खाली स्थान की हम आज चर्चा करेंगे। तो अभी खाली स्थान में मान लीजिए 25% में जो है आपका, और 25% में जल और 25% में वायु भरा रहता है, और ये 45 और 15 का होता है। तो हम वो तो ठीक है, लेकिन हम जो मेरा सॉइल का जो भाग है उसमें 50% मेरा सॉलिड भाग होता है और 50% मेरा खाली भाग होता है, जो स्पेस वाला भाग होता है। हम इस स्पेस का ही आज हम चर्चा करेंगे। इसी को सांद्रता या पोरोसिटी कहते हैं। अगर मैं इसको दूसरी तरफ से समझूं, तो अगर दूसरी तरफ से समझा दिया है तो मान लीजिए जैसे ये हमारा पार्टिकल्स हैं, ये हमारे सॉइल पार्टिकल हैं, सॉइल कण हैं, और इन सॉइल कणों के बीच में जो 50% हमारे सॉइल पार्टिकल होंगे और 50% खाली है। तो खाली भाग क्या होता है, जो सॉइल के कणों के बीच में जो स्पेस होता है, यही मेरा ये खाली वाला भाग है 50%। इसी स्पेस को हम क्या कहते हैं, पोरोसिटी कहते हैं। इसी की हम चर्चा कर रहे हैं आज। तो हम इसके एग्जाम्पल के बारे में अगर हम जाने तो मृदा आयतन के भीतर, देखिए मृदा आयतन के भीतर, ये मृदा आयतन हो गई, मृदा आयतन के भीतर जो रिक्त स्थान होता है, मृदा आयतन के भीतर जो रिक्त स्थान ठोस पदार्थ से रहित होता है, उसे मृदा रंध्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मृदा रंध्र कहते हैं, उसको मृदा रंध्र कहते हैं। और इसी को दूसरे रूप से देखा जाए तो इसके आयतन की, जो आयतन की मैं बात करूंगा तो वही सांद्रता की बात हो जाती है। मृदा के संपूर्ण आयतन का, मृदा के संपूर्ण आयतन का, ये मृदा के पूरे संपूर्ण आयतन का वो प्रतिशत भाग जो ठोस नहीं होता है, क्या होता है, मृदा सांद्रता कहलाती है। मतलब मृदा के संपूर्ण आयतन का वो प्रतिशत भाग जो ठोस नहीं होता है, खाली होता है, मृदा सांद्रता पोरोसिटी कहलाती है। देखिए ये मृदा की संपूर्ण भाग हो गई, मृदा की संपूर्ण आयतन हो गया, ये मृदा की संपूर्ण आयतन, और संपूर्ण आयतन में ठोस भाग है। तो क्या कर रहा है, वो खाली स्थान जो ठोस नहीं होता, इसमें देखिए ये वाला भाग, ये वाला मेरा भाग क्या है, खाली वाला होती है, या इस फिगर में ये वाला भाग मेरा खाली वाला होता है। इसकी जो प्रतिशतता होती है, वही प्रतिशत भाग जो ठोस नहीं होता है, ये ठोस नहीं, ये तो ठोस है, ये मेरा पार्टिकल, जो मेरा सॉइल पार्टिकल है, ये तो मेरा ठोस है, लेकिन ये पार्टिकल के जो बीच में जो स्थान खाली है, इसी की बात हो रही है कि मृदा के संपूर्ण आयतन का वो प्रतिशत भाग जो ठोस नहीं होता है, खाली होता है, मृदा सांद्रता पोरोसिटी, सॉइल पोरोसिटी कहलाती है। बच्चों आपको तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर मैं पोरोसिटी की बात करूं तो अब यहाँ पे जैसे पोरोसिटी जो होता है, सांद्रता जो होती है, जो सांद्रता होती है, सांद्रता बराबर क्या होता है, हमारा पूरा भाग मान लीजिए 100 होता है हमारा पूरा भाग, तो हम इसमें से क्या करेंगे, 100 माइनस ठोस, जो पूरा आयतन है, हमारा पूरा आयतन 100 हो गया, उसमें से हम ठोस भाग को निकाल दे तो क्या बचेगा मेरा, ठोस भाग होगा मेरा। तो क्या होगा मेरा, अगर ठोस भाग या ठोस स्थान कह लीजिए,
तो मेरा क्या होगा, जो बचेगा क्या होगा, खाली ही होगा, क्योंकि इसमें पूरा आयतन हो गया, 100 हो गया, इसमें से ठोस वाला हम निकालते हैं तो खाली वाला क्या होगा, यही हो गया। तो इसको अगर हम ऐसे लिख दें 100 माइनस ठोस स्थान को हम प्रतिशत के रूप में बते तो स्थूल घनत्व बटा कण घनत्व इंटू 100। अब इसको अगर मैं शॉर्टकट में लिखूं, स्थूल घनत्व मतलब बल्क डेंसिटी BD अपान कण घनत्व मतलब पार्टिकल डेंसिटी PD इंटू 100। ये मेरा क्या हो गया है, ये मेरा पोरोसिटी हो गई, पीस में दिखा दे, ये मेरा पोरोसिटी की फार्मूला हो गई। अगर मैं इसको एक तरह से और लिख सकता हूं, अगर मैं इसमें से 100 P को मैं 100 में क्या ले लूं, कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा 1 माइनस BD अपान PD। ये मेरा क्या हो गया, ये भी मेरा क्या होगा, दोनों सूत्र का ही है, इसमें से 100 कॉमन ले लिया गया और ये डायरेक्ट लिखा गया। तो ये मेरी सूत्र है। जैसे अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो जैसे देखिए पोरोसिटी हमने बताया 50% होता है। अब जो पोरोसिटी को होता है उसको n से भी कहीं कहीं दर्शाया जाता है। जैसे कि मैं कैलकुलेशन की बात अगर मैं करूं तो चलिए, जैसे कि n p मेरा मालूम नहीं है, जबकि मैं यहाँ पे बताया 50% ठोस होता है, 50% क्या होता है मेरा, काली होता है। तो देखिए मैं क्या करूं, मैं 100 में कर दूं माइनस जो बल्क डेंसिटी होती है वो मान लीजिए 1.33 है और हमारा जो पार्टिकल डेंसिटी जो 2.65 है, लगभग जिसके दोनों 5 को अगर काटो तो मान लीजिए हम इस तरह से लिख दें इसको, चलिए 6 कर दें इंटू 100 ऐसे कर दें, या 1 से ही रख सकते चाहे जैसे रखिए। अभी काट देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 2 आएगा, 2 से मैं काट दूं 50 हो जाएगा, n बराबर 100 में से 50 गया तो मेरा 50% आ गया। तो ये मेरा कैलकुलेशन हो गया। अगर मैं कैलकुलेशन के रूप में देखूं तो मेरा 50% आ गया, 50% हमने आपको बताया ठोस, 50% हमने आपको बताया। तो अभी चलिए अब मैं बात करता हूं, इतना तो हम लोग हमने डिफिनेशन की बात किया, हमने उसकी आपके जो है कि फार्मूला की बात किया, हम उसको निकाल करके आपने हमको उसकी आपका वैल्यू बताया, हमने आपको बता दिया। अब इसके हम प्रकार की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ पोरोसिटी। टाइप्स ऑफ पोरोसिटी में देखिए जो पोरोसिटी होती है वो 2 प्रकार की होती है। जो पोरोसिटी होती है वो क्या 2 प्रकार की होती है। पहला पोरोसिटी जो होती है पहला पोरोसिटी होती है स्टूडेंट्स, क्या होती है मेरा, माइक्रोपोर मतलब माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रोपोर होता है। और मेरा जो दूसरा होता है वो होता है मैक्रो मीन्स बड़ा। अब देखिए इसमें हम माइक्रोपोर्स को क्या कहते हैं, हम जो माइक्रोपोर होता है हम इसको आपको कैपिलरी भी पोर कहते हैं, इसको हम कैपिलरी पोर, इसको कैपिलरी पोर भी कहा जाता है या केसकी जो संदर्भ कहा जाता है। और इसको नॉन कैपिलरी कहा जाएगा। इसको माइक्रो को हम कैपिलरी पोर भी कहते हैं और मैक्रो को हम नॉन कैपिलरी पोर भी कहते हैं। अब मैं एक तरह से देखिए, अब मैं आपको और बताऊं कि मेरा जो रिक्त स्थान होता है वो रिक्त स्थान में कुछ न कुछ तो भरा रहता है, एकदम निर्वात तो रहता नहीं है, उसमें कुछ न कुछ भरा रहता है। तो इसमें क्या भरा रहता है, इसमें हमारे जो रिक्त स्थान है मेरा, ये जो पोरोसिटी है मेरा रंध्र है, इसमें क्या भरा रहता है, या तो जल भरा रहता है या वायु भरी रहती है, या तो वाटर भरी रहती है या तो एयर भरी रहती है। कंडीशन होने पे दोनों भरी रहती, कहीं कहीं दोनों, आदर्श स्थिति में दोनों भरी रहती है। सूक्ष्म अवस्था हो जाए तो क्या हो जाएगा, हमारा वायु भर जाएगा, जल का स्थान पे वायु भर जाएगा। और नम वाली अवस्था रहेगी वो जलवायु रहेगा तो हमारा जल भर जाएगा। वो उस पर डिपेंड करता है, मौसम पे डिपेंड करता है और उसके वातावरण पे डिपेंड करता है कि जल भरा रहेगा कि वायु भरा रहेगा कि दोनों भरा, दोनों आदर्श स्थिति में भरी रहती है। अगर दोनों की बात मैं करूं, जब आदर्श स्थिति होती है, अगर मैं दोनों की बात करूं तो 25% मेरा वाटर भरा रहता है और 25% मेरा
वायु एयर भरा रहता है, यही होती है। लेकिन जो हमने आपको ये प्रकार बताया था, एक मैक्रोपोर बताया, एक माइक्रोपोर बताया, तो जो मैक्रोपोर होता है, जो सूक्ष्म संरंध्र होती है, वो जल से फिल होती है, और जो मैक्रो होता है, जो माइक्रो होता है वो जल से, जो सूक्ष्म वाला छोटा होता है वो जल से होता है, और जो मैक्रो जो बड़ा वाला होता है वो हवा से भरी रहती है, अगर आदर्श कंडीशन बना हुआ है तो। नहीं तो अपना घटते बढ़ते रहते हैं, जैसे हमने आपको बताया क्लाइमेट के आधार पे। तो हम एक एक की बात अगर मैं करूं तो जो मैक्रो होता है, ये जो मैक्रो होता है, छोटा वाला जो मैक्रो होता है, इसकी जो माप होती है ये 15 माइक्रोन से क्या होती है, छोटी होती है। ये मैक्रो वाला जो इसकी माप होती है वो 15 माइक्रोन से छोटी होती है, और इसमें जल भरा रहता है। इसमें जो जल जो भरी रहती है, आसानी से जो जल टिकी रहती है, वो केशिका कर्षण बल, वो केशिका कर्षण बल के तल तनाव, सरफेस टेंशन के द्वारा उसमें जल टिकी रहती है, उससे आसानी से जल बाहर नहीं जा पाता है। एक केशिका कर्षण जो बल होती है उसके द्वारा उसमें जल क्या होती है, संचित रहती है। और मैं आपको बताऊं कि जिन मृदा जहां पे मैक्रो आपका पोरोसिटी पोर पाई जाती है उनकी संख्या अधिक होगी। जो मैक्रो पोर होती है उनकी संख्या तो बहुत अधिक होती है, छोटा छोटा उनकी संख्या अधिक होती है, लेकिन कुल आयतन के हिसाब से वो कम होते हैं। संख्या अधिक होगी लेकिन कुल आयतन से क्या होंगे, वो आयतन में क्या हो, कम होंगे, और उसमें जल भरी रहती है, केशिका कर्षण के द्वारा उसमें जल टिका रहता है, भरा रहता है। अब मैं बात करूं, अगर आपका मैक्रो की अगर मैं बात करूं, अगर मैं मैक्रो की बात करूं तो मैक्रो को हमने बताया कि मैक्रोपोर को नॉन कैपिलरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नॉन कैपिलरी भी कहा जाता है, अकेशिकी संरंध्र भी कहा अकेशिकी संरंध्र भी कहा जाता है। और इसकी जो माप होती है, इसकी माप आपकी 15 माइक्रोन से क्या होता है, बड़ा होता है। ये क्या होता है, 15 माइक्रोन से क्या होता है, बड़ा होता है। और ये संख्या बड़ा होने के कारण ये संख्या में कम होते हैं, लेकिन कुल आयतन के भाग से ये क्या होते हैं, अधिक होते हैं। तो हमने आपको बताया कि जो मैक्रो होते हैं वो उनकी अगर इस आयतन के हिसाब से देखा जाए तो मैक्रो जो होते हैं आयतन के हिसाब से क्या होते हैं, अधिक होते हैं, किसकी अपेक्षा, माइक्रो के अपेक्षा। और इसमें जो जल होती हैं वो क्या होती हैं, रुक नहीं पाती है, नीचे की तरफ जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण जो आपका जो बल होता है उनके द्वारा ये क्या होते हैं, इसमें पानी के जो संचार होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण आसानी से होता है। जो इसमें पानी का जो संचार होगा वो गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होगा, आसानी से होता है, और उनके कारण इसमें पानी रुक नहीं पाता, नीचे चला जाता है। तो ये बात हो गई आपकी इसके प्रकार में। और मैं आपको मृदा के हिसाब से बता दूं, जो बलुई मृदा है उसमें मैक्रोपोर अधिक पाई जाएंगी, और जबकि मृतिका जो होती है उसमें क्या होता है, कैपिलरी पोर अधिक पाई जाती है, अर्थात माइक्रोपोर अधिक पाई जाती है। यही कारण है कि जो बलुई मृदा है उसमें पानी बहुत देर तक, उनकी जो वाटर कैपेसिटी होती है वो कम होती है, और जो क्लेई मृदा होती है जिसमें क्ले की मात्रा अधिक होती है उसमें क्या होगा कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जो जल धारण की क्षमता होती है वो अधिक होती है। तो हमने आपको बताया कि कणों का आकार छोटा होने पे रंध्रों की संख्या अधिक होगी। हमने आपको पहले बताया कि कणों का आकार होता है, अगर वो रंध्रों जो कणों का आकार होगा अगर वो छोटा है तो उसमें रंध्रों की आकार क्या होगी, रंध्रों की संख्या क्या होगी, वो अधिक होगी। मतलब कण छोटी तो रंध्रों का जो संख्या होगा वो अधिक होगा, लेकिन उनका संपूर्ण आयतन में क्या होगा, वो कम होंगे। जो संपूर्ण आयतन होगी उसमें वो क्या होंगे, कम होंगे। जबकि उसके विपरीत क्या होता है, अगर कणों का आकार बड़ा है तो उसमें रंध्रों की जो संख्या होगी वो कम होती है, लेकिन संपूर्ण आयतन में वो अधिक होते हैं। तो बच्चों, आई होप कि आपको इस वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया है, कोई दिक्कत है, तो आप हमसे पर्सनली
बात कर सकते हैं, चाहे मैसेज कर सकते हैं। हम फिर से कोशिश करेंगे इस वीडियो को, इस लेक्चर को दोबारा आप लोगों को आपके ढंग से फिर बनाया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तब तक के बाद जय हिंद।